Hello dear students. In this video we are going to talk about 2024 का जो हमारा CBSE केमिस्ट्री का पेपर आया था. So here we are going to talk about them. So first of all, it is we used in the pre-board first of this year in our school, Smart Indian Model School. और अभी हम बात करने वाले हैं इसमें जो भी क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. ओवरऑल इसमें 33 क्वेश्चन थे, जिसमें इसको अराउंड 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है ABC करके. एंड द फाइनल सेक्शन इज E. अगर हम बात करें इसमें सेक्शन A के अंदर 1 to 16 क्वेश्चंस आते हैं और जो सबके सब 1 मार्क्स के होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है. B सेक्शन के अंदर 17 to 21 क्वेश्चन है और ये सब होते हैं 2 मार्क्स के. C section contains 22 to 28 and for the 3 marks each question. In D there are 29 to 30 and both are the case studies. ठीक, 29 is a case study and 30 is a case study for the 4 marks. And the section E is 31 to 33 and it is 5 marks for each question. All the questions are compulsory or if there is any of the choice then that is given over there. अब हम बात करते हैं सेक्शन ए की. इन सेक्शन ए ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स और ये है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 16 तक. कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड पोटेंशियल है SN4 पॉजिटिव SN2 पॉजिटिव का जो कपल है इसके साथ, तो उसको अगर हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करें तो दूसरे वाले का रहा ये. तो पहले हम डेटा निकाल लेते हैं. तो हमको क्लियरली इन्होंने बोला है कि देखो भाई, अगर तुम SN4 पॉजिटिव से स्टैंडर्ड लगाना है, SN2 पॉजिटिव की बात करते हो तो दैट इज गिवन 0.15 वोल्ट. दूसरा दे रखा है उन्होंने इसके जो जिसके साथ ये कपल है वो है Cr3 पॉजिटिव से Cr एंड दैट इज गिवन -0.73 वोल्ट. ठीक, अब कह रहे हैं कि देखो ये कनेक्टेड है दोनों और रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है. तो आपको सेल पोटेंशियल बताना है, यानी कि तुमको बताना है ये सेल पोटेंशियल. तो ये हमेशा होता है सेल पोटेंशियल, यहाँ पर आएगा कैथोड और यहाँ पर आ जाएगा एनोड. ऑलराइट, इन दैट कंडीशन व्हेन यू लुक एट इट, क्या होगा कि जो आपका कैथोड होता है, जैसे अगर मैं इसको बोलता हूँ कि ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है, तो अकॉर्डिंग टू IUPAC राइट साइड में हमेशा आता है कैथोड और लेफ्ट साइड में हमेशा आता है एनोड. एनोड कैथोड की जगह हम उस इलेक्ट्रोड को लेते हैं जिसका पोटेंशियल हाई हो, तो हाई पोटेंशियल यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, और लो पोटेंशियल इधर आ जाएगा फिर पोटेंशियल. तो अभी इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो देखो इसका दिया है +0.15 वोल्ट. तो ये क्या है, ज्यादा है. किससे ज्यादा है, इससे. तो ये आ जाएगा 0.15 वोल्ट. ये ज्यादा आ गया. ये माइनस में वैल्यू है तो ये कम होगा, तो ये आ जाएगा -0.73 इधर आ जाएगा. अब क्या करना है, हमको इसमें वैल्यू रख देनी है. तो अगर मैं इसमें वैल्यू रखूं, नोड कैथोड -E नोड एनोड, तो यहाँ पे मैं रखूंगा कैथोड की वैल्यू जो कितनी है 0.15, फिर माइनस, फिर यहाँ पे रखूंगा मैं एनोड की वैल्यू, तो यहाँ 0.73 और ये क्या हो जाता है 0.15 और माइनस माइनस हो जाएगा +0.73. दोनों को हम ऐड करा देंगे तो हमारे पे वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8.0 वोल्ट. यही क्या है, इसका आंसर है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला जो रहेगा इसका आंसर रहेगा. इस तरीके से आप इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल सकते हैं. ऑलराइट, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की. व्हाट द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग कि मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग. कौन सा वाला मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स है. तो इसमें क्या याद रखना है आपको कि स्टेबिलिटी जो होती है ना, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स वो डिपेंड करती है कुछ चीजों पर. जैसे हम बात कर सकते हैं हाई ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है. दूसरा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और इसी के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको तुम्हें ज्यादा वैल्यू दे रही है चिलेट आयन, या चिलेट इफेक्ट, या चिलेट लिगेंड, चिलेट लिगेंड्स.
अब हमको देखना है यहाँ पे, देखिए ये भी NH3 है, ये भी NH3 है, ये दे रखा है तुमको एक बाइडेंटेट लिगेंड, बाइडेंटेट लिगेंड जो कौन सा इफेक्ट दिखाता है, जो दिखाता है चिलेट लिगेंड्स, चिलेट इफेक्ट दिखाता है, ये लिगेंड दिखाता है हमको चिलेट इफेक्ट। और वी नो कि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की ज़्यादा स्टेबिलिटी हमको दिखाते हैं कौन से वाले, जिनके पास चिलेट इफेक्ट होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन ये होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना है, देन यू कैन रीच टू द ऑप्शन। यहाँ पे देखते हैं हम ज्योमेट्री किसकी, डायमैग्नेटिक निकल कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, जिसका आयन हमको दे रखा है यहाँ पर NiCN का होल 4 और इस पे दे रखा है 2 नेगेटिव चार्ज। दैट्स मीन निकल के ऊपर जो है +2 का चार्ज है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन D8 और 4s0। ऑलराइट, लेकिन ये जो लिगेंड है ना, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो क्या होगा देख लेते हैं, Ni2 पॉजिटिव, ठीक, Ar को ऐसे लिख दो, यहाँ पर आएगा 3D8 और यहाँ पर आएगा 4s0 और फिर आएगा 4p0। अब बनाते हैं हम ऑर्बिटल, ये s ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है और ये है इसकी ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गया। लेकिन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होने वाला है कि जब इलेक्ट्रॉन की इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, व्हाट यू सी कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगी तुमको, यानी कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। और अब हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचता है कुछ ऐसा, ठीक, जिसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये ऑर्बिटल एक D की, एक S की और 2 P की कंबाइन होगी और ये फॉर्मेशन करेगी हाइब्रिडाइजेशन का, जिस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं हम, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस हाइब्रिडाइजेशन में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इलेक्ट्रॉन आते हैं किसके, वो इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेट्स से मैं दिखा देता हूँ इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, हर एक CN से एक इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा। और इस तरीके से जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन आया वो है DsP2। और जब भी हम DsP2 कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो आपको याद रखना है यहाँ पर कि इस केस के अंदर जब भी आप बात करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन की, देन इसकी जो ज्योमेट्री होती है या शेप जो होती है वो होती है, यहाँ पे सब सिंपल है तो इस वजह से इसकी शेप जो होगी वो होती है स्क्वायर प्लेनर। So that is the correct option is C. Likewise you can find out the answer कि भाई इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आपको प्रैक्टिस पहले से कर रखी है या नहीं। अरे वन विच शोज हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, आपको बताना है कि कौन सा हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। तो Fe2 पॉजिटिव है आपके, कोबाल्ट 2 पॉजिटिव है और Cr3 पॉजिटिव है और Ni2 पॉजिटिव है। अब बात जो चल रही है वो चल रही है मैग्नेटिक इफेक्ट की। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो इक्वल टू होता है किसके, n+2 के, ठीक। तो जो n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जितने ज़्यादा होंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आता है आर्गन
और ये आएगा 3d6 4s0। यहाँ पर आ जाएगा आर्गन और यहाँ पर आएगा 3d7 4s0। ठीक, यहाँ पे फिर से आर्गन और ये आएगा 3d3 4s0 और ये आ गया आर्गन और यहाँ पर आ जाएगा 3d8 4s0। राइट, इस तरीके से हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब हमको क्या करना है, वो डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को फिल करना है। तो चलो इसको हम फिल करते हैं कुछ इस तरीके से। ओके, पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक बार ये सारी ऑर्बिटल बना देता हूँ, सिर्फ डी वाली। ठीक, क्योंकि हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे सिर्फ वहीं से। ओके, ऑलराइट, नाउ इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए जो अनपेयर्ड है। 1 2 3 4, ये 4 हो गए। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे n बराबर आ गया कितना, 1 2 3 3, यहाँ पे है 3 तो 1 2 3, तो n बराबर यहाँ तो 3 ही है। यहाँ पर है 8 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर n बराबर आ गया कितना, 2 टाइम। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। तो दैट्स मीन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अगर तुमको वैल्यू निकालनी है इसकी तो इस वाले फॉर्मूले में क्या करो, n की वैल्यू रख दो एंड देन यू विल गेट द आंसर एज यू वांट। अब बात करते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की। व्हाट इट इज सेइंग कि इफ द अमीन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी। तो करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, वो भी बात की उन्होंने गैसियस फेज की। ठीक, ड्यूरिंग द क्लास वी डिस्कस सर्टन थिंग्स, और सर्टन थिंग क्या थी कि भाई देखो, इन गैसियस फेज a molecule is completely freely arranged। तो यहाँ पे जो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शंस होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, बहुत मिनिमम काम करते हैं किसी मॉलिक्यूल पे। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा बेसिक होगा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में आ जाएगा अमोनिया, अगर एल्काइल की बात कर रहे हैं तो ठीक है, हम ऑर्डर देख लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा दिया है 2 डिग्री, तो गैसेस फेज में नहीं होता ये एक्वस फेज में होता है, गलत हो गया। यहाँ पे दिया है 1 डिग्री, यहाँ पे फिर टर्शरी दे दिया तो फिर से गलत हो गया। यहाँ पे इन्होंने अमोनिया दे दिया तो ये गलत है। फिर यहाँ पे दिया उन्होंने टर्शरी, फिर दिया सेकेंडरी, फिर दिया प्राइमरी और फिर दिया अमोनिया। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ये गैसेस का ऑर्डर है। यहीं पे एक्वस हो जाता अगर, तो अगर मैथाइल ग्रुप है, इफ आर इज मैथाइल ग्रुप, देन याद रखना है तुमको कि सबसे ज़्यादा जो होगा वो 2 डिग्री होगा, फिर होगा तुम्हारा 1 डिग्री, फिर होगा 3 डिग्री और फिर होगा अमोनिया। और अगर आर दे रखा है तुमको एक्वस मीडियम में एथाइल ग्रुप, तो फिर होगा 2 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर लास्ट में आ जाएगा अमोनिया। अमोनिया अपनी जगह ही रहना है, तो अमोनिया के साथ कोई भी ऐसा वैसा चक्कर अप्लाई होता ही नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल की एक प्राइमरी शर्त है या कंडीशन है, द मॉलिक्यूल्स और कार्बोनिल्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। अब अल्फा का मतलब क्या होता है, जैसे कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इस फंक्शनल ग्रुप से जो नेक्स्ट जुड़ा होगा, ये जुड़ा है, जैसे हमने इसको चलो 2 मान लिया और यहाँ पे मान लेते हैं हम कोई भी आर, तो ये जो जुड़ा है CH2, ये है अल्फा कार्बन, और जो अल्फा कार्बन से जुड़ा होगा उसे बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो कह रहे हैं कि कौन सा नहीं जाएगा। ये है फंक्शनल ग्रुप और इससे कार्बन जुड़ा है और इसके पास
ये इस कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा कार्बन, और इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इसको बोलेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो दैट्स मीन ये तो जाएगा पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पे आ जाओ, ये कार्बोनिल है और ये इधर भी अल्फा पे जुड़ा हुआ है, इधर भी अल्फा पे जुड़ा हुआ है, तो इस पे क्या जुड़े, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये भी जाएगा। अब देखें ये है और इससे जुड़ा है अल्फा कार्बन, उससे है 2 हाइड्रोजन, तो ये भी जाएगा। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये है बेंजीन रिंग और ये जुड़ा है ये ग्रुप, तो दैट्स वाई इसके यहाँ जुड़ा होने की वजह से इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इट विल नॉट अंडरगो एनी काइंड ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। इस कंडीशन में जो रिएक्शन होती है वो होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। तुमको याद रखना है कि किस तरीके से रिएक्शंस होती हैं, उनका रीजन क्या है। कह रहे हैं IUPAC नेम लिखो इसका, ये है मॉलिक्यूल, ये रहा तुम्हारा मॉलिक्यूल, ओके, CH2Br। अब सबसे पहले हमको लॉन्गेस्ट चेन देखनी है, तो Br ये जुड़ा है 1 2 3, ठीक, और ये दोनों क्या हो गई, ब्रांचेस हो गई। तो अब ब्रांचेस के ये है ब्रोमो, तो पहले तो हम लिखेंगे 1 ब्रोमो, तो लिखना है 2 2 और 2 बार आया मिथाइल तो डाई मिथाइल, और फिर 3 कार्बन पेरेंट चेन में तो हो जाएगा प्रोपेन, ये नाम है। तो इसमें 2 2 मिथाइल पहले ले लिया, अल्फाबेटिकली आना चाहिए तो B पहले आएगा और M बाद में आएगा, तो ये तो गलत हो गया। फिर ये 1 ब्रोमो 2 2 2 3 बार आ गया तो ये गलत हो गया। फिर 2 ब्रोमो 1 1 1, तो ऐसा भी नहीं होगा, फिर ये गलत हो गया। तो 1 ब्रोमो और 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। तो रेयरली देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस कि अगर तुम उसको फोकसली एनालाइज करके करते हो तो आपको सही आंसर मिलने के चांसेस हैं। कंसिडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड, द हाईएस्ट एक्साइटेशन एनर्जी विल बी ऑब्जर्व्ड। किसमें सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी होगी? देखिए, जब भी कोई मॉलिक्यूल में स्प्लिटिंग होती है, ठीक, यानी कि लेट्स से ये अगर मेरे पास d ऑर्बिटल होती या है, अगर ये स्प्लिट होगी, सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल है, तो ट्रिपलेट नीचे आएगा और डबलेट ऊपर जाएगा। इसको बोलेंगे Eg, इसको बोलेंगे T2G, ठीक। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, गैप है, दैट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, ठीक। तो मोर स्ट्रॉन्गर लिगेंड मोर विल बी स्प्लिटिंग, तो स्प्लिटिंग भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उसके लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी। तो अगर हम इन सारे लिगेंड्स को देखें, ये कि सब के सब क्या है, लिगेंड्स हैं। तो हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करें, अगर केमिकल सीरीज की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो Cl लिगेंड है वो सबसे ज़्यादा वीक है, फिर इनके अंदर, और फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल आता है, फिर हमारा NH3 आता है, और सबसे लास्ट में आता है हमारा Cn-। तो दैट्स वाई सबसे ज़्यादा एक्साइटेशन एनर्जी की ज़रूरत भी कहाँ पर होगी, यहाँ पर। इस चीज़ को ध्यान रखना है किस तरीके से ये काम कर रहा है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम बात करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की। व्हाट इट सेज, लेट्स लुक एट इट and then we try to understand the concept of the question। ये केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है और यहाँ पर जो मेन थीम है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि देखो भाई, द रेट ऑफ रिएक्शंस डबल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीजेस 4 टाइम। इनका मतलब ये है कि अगर हमने R1 को मान रखा है कि R1 जो है वो है K A की पावर, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली पावर हमने ले ली x, क्योंकि दे आर आस्किंग फॉर कि तुमको बतानी है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो हम मान के चलेंगे कि भाई R1 जो आएगा हमारा ये आ जाएगा। लेट्स से इसको और भी बेटर तरीके से हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जनरली अगर हम सिंपल रिएक्शन करवाएं तो वो सिंपल रिएक्शन ये आ रही थी कि जो A से B तक जो फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके अंदर R के
और ए की पावर एक्स। हमको अभी नहीं पता है कि भाई उसकी कंसंट्रेशन क्या है, जो ऑर्डर है वो क्या है। अब व्हेन हम कंसंट्रेशन को, यानी कि ए की जो कंसंट्रेशन है हमारी, अगली बार बढ़ाकर उसको कर देते हैं हम डायरेक्टली 4a के बराबर, ठीक है। तब जो हमारी रेट है, जो हमारी रेट थी वो बढ़ के हो जाती है 2r के बराबर। तो हमारी जो अगली इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2r इक्वल टू k, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4a की पावर x, इस तरीके से। अब ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर ये 4 को बाहर ले आऊं तो ये हो जाएगा 4 की पावर x k और a की कंसंट्रेशन रेज टू पावर x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमको इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड इक्वेशन 1 विद इक्वेशन 2, कुछ इस तरीके से। देन व्हाट यू डू, ऊपर लिखोगे r, नीचे लिखोगे 2r इक्वल टू, यहाँ लिखोगे k एंड a की कंसंट्रेशन रेज टू पावर x, और नीचे लिखोगे 4 की पावर x और यहाँ पे लिखोगे k a की पावर x, कुछ इस तरीके से। देन व्हाट यू नीड टू डू कि देखो k से कट जाएगा और ये a की कंसंट्रेशन a से कट जाएगी और r से कट जाएगा। एंड देन व्हाट वी गेट द वैल्यू समवॉट लाइक दिस, कि हमारे पास जो वैल्यू आई वो आएगी 1/2 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 की पावर x, ठीक। अब ये इसी को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 1/4 की पावर x। अब हमको निकालना है कि भाई इन दोनों को सिमिलर करने के बाद जो इनकी वैल्यूज आने वाली हैं वो कैसे आएंगी, ठीक। तो इसकी पावर तो x हो गई। अब ये 1/2 है, ये 1/4 है, ठीक। तो अगर हम 1/4 को इसको दोनों को सिमिलर करना चाहें तो हम क्या करेंगे कि अगर मैं इसका रूट ले लूं कुछ ऐसे, तो ये 1/4 होगा अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1/4 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब मैं इसको पावर में कन्वर्ट कर लूंगा तो ये 1/4 की पावर क्या है, हाफ, और ये भी क्या है 1/4 की पावर x। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम कंपेयर करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट वी नीड टू पुट द वैल्यूज, और हमको याद रखना है कि भी यहाँ पर वैल्यूज को हम किस किस तरीके से यूज कर पाएंगे। ऑलराइट, अब मैं इसको हटा देता हूँ। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टू सी कि भाई यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो आया है हमारे पास वो क्वेश्चन है अगले पॉइंट से, जो है क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 10th। व्हाट इट सेज कि रे IUPAC नेम ऑफ दीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अगर मैं इसको लिखूं यहां पर तो मेरे पास आएगा 5NO2 एंड देन यहां पर आ गया Cl2। हमको कुछ चीजें याद रखनी है कि जब भी हम किसी का IUPAC नाम लिखते हैं किसी कंपाउंड का, और जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिगेंड्स के नाम। फर्स्ट लिगेंड्स लिखते हैं, और वो भी कैसे ऑर्डर में, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, बेटिकल ऑर्डर में। डन। एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट कि भाई सारे लिगेंड सिंपल लिगेंड है या कोई एम्बीडेंटेड लिगेंड भी है। तो यहाँ पर जो हमको ये दिखाई दे रहा है ये है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब एम्बीडेंटेड लिगेंड के केस में क्या होता है कि जो भी बॉन्ड की कनेक्टिविटी होगी, यानी कि एटम का कोई भी एटम, ग्रुप ऑफ एटम के अंदर जो डायरेक्टली मेटल से जुड़ा होगा, हमको उसका जो फर्स्ट लेटर है वो यूज करना पड़ता है। तो लेट्स से यहाँ पर जो है ये एन जुड़ा हुआ है, यानी कि इसको हम दो तरीके से दिखा सकते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड को, कि ये जो तुम्हारे पास लिगेंड है इसको दो तरीके से दिखाया जाता है। या तो ये जुड़ा होगा ऑक्सीजन से कुछ इस तरीके से, या फिर ये जुड़ा होगा कुछ इस तरीके से नाइट्रोजन से। तो अगर ये ऑक्सीजन से जुड़ा है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो ओ, और अगर ये जुड़ा हो नाइट्रोजन से तो इसको बोलते हैं नाइट्राइटो एन। ऑलराइट, इस तरीके से तुमको ये नॉर्मली देखने मिलेंगे। अब जब भी ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है तो ये यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा होता तो इस तरीके से, लेकिन अगर नाइट्रोजन से जुड़ा होगा तो हम इसको फिर इसी तरीके से लिख देंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड कि नाम के अंदर हमको क्या क्या चीजें देखनी है।
मेन बेस जो होगा वो यही होगा, बाकी तो सारी चीजें सेम ही आनी है हर जगह पर। जैसे इसका अगर मैं नाम लिखूं तो इसका नाम होना चाहिए लेट्स से पेंटा, क्योंकि 5 है हमारे पास क्या अमाइंस, तो ये अमाइंस को हम लिखेंगे 5 बार अमाइंस, अमाइन। ठीक है, फिर ये है नाइट्राइटो, और ये एम्बिडेंटेड लिगेंड कौन सी कैटेगरी से, नाइट्रोजन, तो लिखेंगे N। और फिर लिखेंगे हम कोबाल्ट, क्योंकि इसके ऊपर जो स्फीयर के ऊपर चार्ज है वो पॉजिटिव है। क्यों, क्योंकि बाहर ये काउंटर आयन क्या है, इसे बोलते हैं काउंटर आयन, ये निगेटिवली चार्ज होता है Cl माइनस, तो इसके ऊपर क्या होगा फिर डबल का पॉजिटिव चार्ज होगा, तो कोबाल्ट। और इसका ओवरऑल चार्ज जो है वो 3 पॉजिटिव, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 रोमन में, और बाहर लिख देंगे फिर क्लोराइड। अब ये नाम देख लेते हैं, इन्होंने देखा पेंटा अमाइन नाइट्राइटो O, ये तो है ही नहीं, O वाला तो था ही नहीं। फिर पेंटा अमाइन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ऑफ कोर्स इट इज द करेक्ट नेम। यहाँ पे इन्होंने पेंटा अमाइन नाइट्राइटो लेकिन N और O मेंशन नहीं किया है, तो ये क्या हो जाएगा, खुद ब खुद ही गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे पेंटा अमाइन नाइट्राइटो, यहाँ भी इन्होंने O या N मेंशन नहीं किया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो हमको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है और उसकी कंडीशन क्या रहेगी। अब अगली चीज बात करने वाले हैं हम, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमेथाइल ईथर इज N, यानी कि ये पूछना चाह रहे हैं कि ये बताएं कि जो आपकी विलियमसन सिंथेसिस होती है वो किस तरह की रिएक्शन है अगर तुमको डाइमेथाइल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करना हो। तो मैं तुमको दिखा देता हूं पहले कि सबसे पहले क्या जरूरत है विलियमसन के अंदर, कि यहाँ पर एक एथेनॉल या मेथेनॉल है, यहाँ पर सॉल्ट होगा, तो ये Na पॉजिटिव होगा और ये निगेटिव होगा, और साथ में एक हैलाइड होगा, तो ये मेथाइल हैलाइड ले लिया हमने लेस से ब्रोमाइड के साथ। अब करवाएंगे हम रिएक्शन, तो क्या होता है कि भाई ये जो हिस्सा है ना, ये इसको हम बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। अब इस सोडियम मेथॉक्साइड की खास बात क्या है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि सोडियम मेथॉक्साइड जो होता है वो कुछ एक्टिविटीज दिखाता है। कौन सी एक्टिविटीज दिखाता है कि इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस के ऊपर चार्ज है कैसा, निगेटिव, तो ये बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, और ये जाकर अटैक कर देगा किस पर, इसके ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो ये पार्शियली निगेटिव है और ये पार्शियली पॉजिटिव है, तो ये सेंटर पे जाकर क्या करेगा, अटैक करेगा U, और ये बॉन्ड टूट के बाहर जाएगा। इस तरीके से हमारे पास NaBr निकल जाता है, और हमारे पास बचता क्या है, CH3OCH3, ये बन का आया हमारा मेथाइल डाइमेथाइल ईथर। IUPAC नाम लिखते हैं तो फिर इसका नाम लिखते हैं हम मेथॉक्सीमेथेन। ऑलराइट, इस तरीके से इसका नाम आ जाता। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है ना वो डार्कली हो रही है, और ये क्या है, एक तरीके से ये तुम्हारा दे रखा है हमने प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। ठीक, और ये प्राइमरी हैलाइड के साथ ही पॉसिबल रिएक्शन है जो हम आगे डिस्कस करेंगे हर एक पॉइंट के बारे में। तो इस वजह से क्या होगा कि देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, नहीं जी ये तो खुद न्यूक्लियोफाइल है, तो ये तो गलत हो गया। फिर क्या SN1 रिएक्शन है, नहीं SN1 भी नहीं है, बिकॉज द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस बाय 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिंपली। क्या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एडिशन नहीं हुआ इसमें, तो भाई ये भी निकला है, यानी कि एलिमिनेशन NaBr का हुआ है। तो क्या ये SN2 रिएक्शन है, ऑफ कोर्स ये SN2 रिएक्शन है, बिकॉज 2 मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग। और अगर हम इसकी रेट लिखेंगे तो हम इसको रेट इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकाल लेते हैं, जो कि बड़ा ही आसान है। अब बात कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की। कहते हैं द केमिकल टेस्ट विच कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एथेनामीन और एनिलीन। तो देखो ये था तुम्हारा एथेनामीन, पहले एनिलीन बना लेते हैं, चलो ये है तुम्हारा एनिलीन और ये है तुम्हारा एथेनामीन, एथेन और साथ में अमीन। कह रहे हैं ये बताएं ये कौन कौन सा टेस्ट दे सकते हैं। पहला वर्ड आया है होलोफॉर्म टेस्ट। देखो होलोफॉर्म टेस्ट देते हैं कार्बोनिल्स जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के बाद या फिर
ऑक्सीडेशन से पहले ये मेथाइल कार्बोनिल ग्रुप एग्जिस्ट करता है, वही ये टेस्ट देते हैं। तो ये तो गया। दूसरा है टॉलन टेस्ट। टॉलन टेस्ट देते हैं हमेशा एल्डिहाइड्स। तो जिसके पास भी तुमको ये ग्रुप मिल जाए वो तुमको टॉलन टेस्ट दे देंगे, तो ये भी गया। फिर बात करते हैं एजोडाई टेस्ट। कौन देते हैं? तो देखो एजोडाई टेस्ट देता है सिर्फ और सिर्फ ये देता है एजोडाई टेस्ट। डाई टेस्ट ये नहीं देता। ठीक, ये क्या बनाते हैं? कलरफुल डाई बनाते हैं। तो दैट्स वाई ये क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर बात करें हम हिंसबर्ग टेस्ट की, तो हिंसबर्ग टेस्ट देंगे दोनों। तो भाई अगर दोनों देंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई। आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा वाला प्राइमरी है? बिकॉज ये भी प्राइमरी अमीन है और ये वाला भी प्राइमरी अमीन है। ये भी प्राइमरी अमाइन हो गया, ये भी प्राइमरी अमाइन हो गया। दैट्स वाई बोथ दे रहे हैं। तो दैट्स मीन इन दैट कंडीशन हिंसबर्ग टेस्ट तो कोई रोल रखता ही नहीं, या फिर इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो दैट्स वाई ये भी यहाँ से रोल आउट हो जाएगा। अब बात करते हैं कि बाकी के तुम्हारे 13, 14, 15 और 16 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं असर्शन रीजन टाइप। तो ये 13 से लेकर 16 तक के आपके क्वेश्चन इस तरीके का आएंगे। इनमें 4 स्टेटमेंट देंगे, बोलेंगे कि देखो भाई असर्शन और रीजन दोनों ट्रू हैं, और जो रीजन है वो असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, यानी कि करेक्टली एक्सप्लेनेशन देता है किसका? असर्शन का। दूसरा होगा कि भाई दोनों हैं तो सही है, दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग द असर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। सी वाला ऑप्शन में कि भाई असर्शन तो ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, और उसका उल्टा हो जाता है डी वाला, यानी कि असर्शन तो फॉल्स है बट रीजन इज ट्रू। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई कौन सा किस तरीके से काम करेगा। पहला कॉन्सेप्ट है कि असर्शन ए यानी कि माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर, ये बात हो गई ट्रू। भाई माल्टोज जो होता है ना वो रिड्यूसिंग शुगर ही होता है। ठीक है, माल्टोज में क्या होता है? ग्लूकोज की 2 यूनिट आपस में जुड़ी रहती है, तो ग्लूकोज जुड़ा रहता है किससे? ग्लूकोज से। तो दैट्स वाई ये क्या है? एक रिड्यूसिंग शुगर है, इट इज ट्रू। ठीक है, और इसके पास क्या होता है? एक फ्री ग्रुप रहता है एल्डिहाइड का, दैट्स वाई इट्स अ गुड लाइक रिड्यूसिंग शुगर। अगर बात करें रीजन की, तो कह रहे हैं माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट्स इन विच C1 of 1 ग्लूकोज यूनिट इज लिंक्ड टू C4 ऑफ अनदर ग्लूकोज यूनिट। ये बात भी ट्रू है कि दोनों मॉलिक्यूल में क्या होता है कि दोनों के दोनों का एक C1 का दूसरे C4 से जुड़ा रहना क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई वो क्या है, मतलब स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, और ये भी बात ट्रू है। और इसका ऑप्शन होगा बी। अब बी होने का रीजन बड़ा सिंपल है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि भाई दोनों की स्ट्रक्चर की तो बात चल रही है, लेकिन रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए स्ट्रक्चर का क्या है, कैसा है, होने से कोई लेना देना नहीं। उसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि देयर मस्ट बी फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, या फिर हम बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप का फ्री होना बहुत जरूरी है। अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो रिएक्शन विल नॉट टेक प्लेस, और इस कंडीशन की वजह से ये जो रीजन है वो ट्रू होने के बाद भी ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। ठीक, तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। असर्शन दिया है, कह रहे हैं एसिटेनिलाइड जो ये स्ट्रक्चर है इज लेस बेसिक देन एनिलीन। इट इज ट्रू। कैसे? बिकॉज जब तुम इस स्ट्रक्चर को एक बार देखो, तो मैं बनाकर दिखाता हूं यूं। यहाँ पे ले लेते हैं हम नाइट्रोजन, एक H लेते हैं इधर, एक लोन पेयर ये है, यहाँ आ जाएगा CO और यहाँ पर आ जाएगा CH3। ठीक है, ओके। एक चीज और रह गई कि इसके पहले बॉन्ड बना देते हैं। अब होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन इस पर लगे हुए हैं, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रेजोनेंस में यहाँ भी जा सकते हैं और यही रेजोनेंस में यहाँ भी जा सकते हैं। तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है जिसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली बिजी हो जाएंगे, यानी कि ये रेजोनेंस में ज्यादा जाएंगे एज कंपेयर टू किसके? एनिलीन के। अब एनिलीन की बात करें तो एनिलीन की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, H और H। इनके पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ 100% चांसेस है कि वो इसी तरफ जाए। ठीक, तो इसके पास क्या है कि ये भी 100% अपनी ओर खींचेगा, ये भी 100% अपनी ओर खींचेगा, तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? कम हो गई। और जितना फ्री इलेक्ट्रॉन रहने की प्रोबेबिलिटी कम होती है उतना ही बेसिक कैरेक्टर भी क्या हो जाता है?
कम हो जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रू। फिर कहना है रीजन, कहना है एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द नाइट्रोजन, यानी कि अगर तुम एसिटाइलेशन करा दो, एसिटाइलेशन करा दो आप किसका, इसका, वैसे ये रही एनिलीन और इसका करा रहे हो आप एसिटाइलेशन, कुछ ऐसे Cl ले लेते हैं यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे अटैक करेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा फिर वापस आएगा और ये Cl को निकाल के बाहर फेंक देगा। ये Cl क्या करती है, इसका एक हाइड्रोजन ले जाती है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर आती है वो कुछ यूं बन के आती है, कुछ इस तरीके से। ये अब इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इधर भी रेजोनेंस में जा सकते हैं, इधर भी, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, दैट लीड्स टू द लेस बेसिक करेक्टर ऑफ एसिटे एनिलाइट की। तो दैट्स व्हाई ये भी ट्रू है और साथ में ये पॉइंट को किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ए वाले पॉइंट को यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इट सेज कि देखो द रेट कांस्टेंट जो होता है वो इंक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इट इज ट्रू कि भाई रेट कांस्टेंट जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, यानी कि इफ द टेम्परेचर इज हाई तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर कम होगा तो रेट कांस्टेंट भी घटेगा। और इसको हम किसकी तरीके जानते हैं, हम जानते हैं थ्रू आर्हेनियस इक्वेशन, यानी कि K इक्वल टू होता है a e की पावर माइनस EA अपॉन RT के, ठीक, कुछ इस तरीके से। तो K और ये निगेटिव वैल्यू है, ठीक है, तो निगेटिव का मतलब उल्टा हो जाता है, यानी कि K पर डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, सही है। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रू, यानी कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा इतने ज्यादा मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ेगी, विच कोलाइड, जो आपस में कोलाइड करते हैं, विद एनर्जीज ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि जिससे क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी उनकी ज्यादा होने लगती है। तो ये बात भी क्या है, ट्रू है। और ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिससे क्या होगी, जो रेट कांस्टेंट है वो इंक्रीज करेगा, इंक्रीजिंग विद टेम्परेचर। तो हम यहाँ पर इसका पॉइंट जो मानेंगे वो हो जाएगा ए, बिकॉज ये भी ट्रू था, ये भी ट्रू है और ये दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम एजर्शन की, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर। व्हाट इट सेज कि भाई Cu2 पॉजिटिव आयोडाइड इज नॉट नोन। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा, एक्चुअली ये होता है, ठीक है। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव हैज स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज I- टू आयोडीन, इट इज ऑल्सो ट्रू। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, क्यों, बिकॉज ये जो Cu2 होता है ना, ठीक, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, इसके अंदर, और ये क्या करता है, जो आपका I- था उसको ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, इसमें। दैट्स व्हाई इन दैट कंडीशन व्हाट यू नोटिस कि यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है इससे, तो इस कंडीशन की वजह से ये बात भी क्या होगी, ट्रू होगी, तो इसका ऑप्शन भी होगा ए। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से यू कैन अप्रोच द क्वेश्चंस एंड आंसर देम इन अ वेरी ग्रेट वे, और जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे।